Hello and welcome to the third chapter of class 12th, second episode of kinship, caste and class. ठीक है. सो इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है और सेकेंड पार्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ किनशिप कास्ट एंड क्लास का, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्स एंड स्टेटस. सो इसमें हम बात करेंगे बेसिकली जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी. अभी तक हम शूद्रास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. फिर उसके अलावा हमने गोत्र के बारे में डिस्कस किया. पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए फर्स्ट पार्ट में. सेकेंड पार्ट में हम बात करते हैं जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी. ठीक है. ये जो टॉपिक है बेसिकली बात करता है महाभारत युद्ध के बारे में, जिसमें कि दुर्योधन इनवाइट करता है युधिष्ठिर को डायस का गेम खेलने के लिए. ठीक है. और जिसमें युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं. हु was deceived by his rival, धोखाधड़ी से हारते हैं, हम सबको पता है. Stake his gold, वो अपने जितना भी गोल्ड था, उनका एलिफेंट था, चैरियट था, slaves, army, treasury, kingdom, property of his subjects, his brother and finally himself lost all. लास्ट में वो खुद को भी हार जाते हैं. ठीक है. So then he stake their common वाइफ द्रौपदी एंड लॉस्ट हर टू. लास्ट में वो अपनी वाइफ जो कॉमन वाइफ थी, पांचों भाइयों में कॉमन थी, द्रौपदी को रखते हैं और वो भी उसको जुए में हार जाते हैं. नाउ बेसिकली जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, ये टॉपिक जो है ओनरशिप को है कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसको मिलनी चाहिए और कैसे मिलनी चाहिए. ठीक है. सो इशू ऑफ ओनरशिप foreground in stories such as this also figure in Dharmasutra and Dharmashastra. According to Manusmriti, the paternal state was to be divided equally among son after the death of the parents. मैंने अब शुरू में भी बताया था, ठीक है, कि पैटर्लिनी में कि बात करते हैं कि फादर की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो बेटे को मिलेगी. अब मनुस्मृति बोलती है कि जो फादर की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली बेटों में डिवाइड होनी चाहिए, मगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट बोलते हैं. ठीक है. विद स्पेशल शेयर फॉर एल्डेस्ट सन. जो घर का सबसे बड़ा बेटा होगा थोड़ा उसको ज्यादा शेयर मिलेगा, बाकियों को कम मिलेगा. वुमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेस. मैंने पहले भी बताया, फर्स्ट पार्ट में भी बताया कि वुमेन्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं. उनको जो स्त्री धन, जो शादी के सामने टाइम पे जो दहेज मिलेगा वो ही उनकी प्रॉपर्टी है. हस्बैंड की प्रॉपर्टी में लेडीज का कोई शेयर नहीं होता है. However, women were allowed to retain the gift they received on the occasion of their marriage as स्त्रीधन. शादी के समय वुमेन को जो गिफ्ट मिलता है पेरेंट्स की तरफ से, जो स्त्री धन है, उसको वो रख सकती है. दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट. और मरने के टाइम पे वो चाहे तो इस प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को दे सकती है. हस्बैंड का स्त्री धन पे कोई क्लेम नहीं होता है. एट द सेम टाइम द मनुस्मृति वार्न वुमेन अगेंस्ट होर्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी. मनुस्मृति वार्न करते हैं कि लेडीज को फैमिली प्रॉपर्टी को होर्ड नहीं करना चाहिए, मतलब खूब सारी बटोर के रखने की जरूरत नहीं है. और इवन देयर ओन वैल्यूबल विदाउट द हस्बैंड परमिशन. ठीक है. बहुत सारे गहने नहीं रख सकती है, बहुत कुछ नहीं रख सकती है बिना हस्बैंड की परमिशन के लिए ना. ये शो क्या करता है? ये बेसिकली शो करता है पैट्रिलिनी, दैट इज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, जहां वुमेन कुछ भी नहीं कर सकती है बिना हस्बैंड की परमिशन के. You have read about wealthy women such as Wakatak Queen प्रभावती गुप्ता. मैंने पिछले उसमें पार्ट में भी बताया था. प्रभावती को ये बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं. शी इज ए एक्सेप्शनल वन. ठीक है. वो एक्सेप्शनल है बिकॉज क्योंकि वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है, तो उसके पास प्रॉपर्टी भी है. और cumulative evidence, both epigraphy and textual, suggests that while upper class women may have had access to resources, land, cattle and money, were generally controlled by men. ठीक है. बोलते हैं अपर क्लास जो वुमेन है शायद उनके पास प्रॉपर्टी का एक्सेस था, लेकिन जो लैंड था, कैटल था, मनी था, वो मेन के कंट्रोल में था. Other word, social differences between men and women were sharpened because of the difference in access to resources. So the social difference था वो men और women के बीच में काफी था because access of resources. Women के पास काफी resources थे, men के पास resources नहीं, सॉरी, वुमेन के पास रिसोर्सेज नहीं थे और मेन के पास काफी रिसोर्सेज थे. ठीक है. अब ये बात करते हैं क्वेश्चंस की. स्टेट वेदर जेंडर डिफरेंस वर रियली इंपॉर्टेंट इन अर्ली सोसाइटी फ्रॉम 600 BC टू 600 सीज. जेंडर डिफरेंस था. नाउ जेंडर डिफरेंस में यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, टॉपिक स्पेसिफाई कर दिए हैं कि हमको जो अपना आंसर लिखना है वो इन्हीं टॉपिक्स पे लिखना है. पैटर्निटी, सक्सेशन,
क्लेम ऑफ रिसोर्सेज एंड गोत्रा सिस्टम। मैंने कल भी बताया था गोत्रा सिस्टम में जो फर्स्ट उसमें बताया था कि जो है लेडीज को शादी के बाद अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करना होता है, पेरेंट्स का गोत्र छोड़ देना होता है और एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती है। ठीक है, पैटर्नली सक्सेशन मतलब फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, और क्लेम ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है वो कौन कौन क्लेम कर सकते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे है। Under patrilineal, son could claim the resources of their father when the later died. According to Manusmriti, the paternal estates was to be divided equally among son after the death of the parent with a special share for the eldest. जो हमने किया है वो सेम ही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। Women could not claim a share of these resources. फादर के रिसोर्सेज और हस्बैंड के रिसोर्सेज उस पर वुमेन का कोई क्लेम नहीं होता है। हाउएवर वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज। जो स्त्री धन है शादी के समय जो औरतों को मिलता है वो उसको रख सकती हैं और हस्बैंड का उस पर कोई क्लेम नहीं होता है। अपर क्लास वुमेन मे हैव हैड एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, अपर क्लास जो औरतें थे उनके पास रिसोर्सेज का कुछ एक्सेस था। लैंड कैटल एंड मनी वर जनरली कंट्रोल्ड बाय मेन। अब आता है फिफ्थ पॉइंट। इन अदर वर्ड सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन वर शार्पेंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो सोशल डिफरेंस था वो मेन और वुमेन में काफी था, बिकॉज मेन के पास काफी एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज थे, वुमेन के पास एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज काफी कम थे। One Brahminical practice, men, gotras, were defined once where women were expected to give up their father gotra and adopt that of their husband. गोत्रा का मैंने बता दिया था कि शादी के बाद लेडीज को गोत्रा अपना छोड़ना होता है और अपने हस्बैंड का गोत्रा अडॉप्ट करना होता है और सेम गोत्र में कभी शादी नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। ठीक है, सो वर्ण सिस्टम के हिसाब से एक्सेस टू प्रॉपर्टी का क्या सीन है। According to Brahmanical text, another criteria for regulating access to wealth was varna. As we saw earlier, the only occupation prescribed for Shudra was servitude. Shudra का काम था, शूद्र का काम था कि जो first three वर्ण हैं उनके लिए काम करना. While a variety of occupations were listed for men of first three varna. जो first तीन वर्ण के लोग हैं उनके लिए अलग अलग काम बोले गए हैं. If these provisions were actually implemented, क्या ये करते थे? The wealthiest men would have been the Brahman and the Kshatriya. अब अगर हम वर्ण ऑर्डर को देखेंगे तो उसके हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जो सबसे रिचेस्ट मेन ऑफ सोसाइटी में है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते हैं। ठीक है, क्षत्रियों का हमको काफी कुछ एविडेंसेस मिलता है, जो किंग है ऑब्वियसली वो रिच होंगे। व्हाट अबाउट ब्राह्मण्स? हमको बहुत सारे एग्जाम्पल पुअर ब्राह्मण्स के भी मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जो सुदामा जो कृष्ण से मिलने जाते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो ऊपर ऑर्डर वर्ण के ऊपर ऑर्डर में हो तो इसका मतलब है आप रिच हो। हमको ऐसे भी एग्जांपल्स मिलते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं वो पुअर हैं। तो सेम चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है दैट दिस करस्पॉन्डेंस टू सम एक्सटेंट विद सोशल रियलिटीज इज एविडेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रीस्ट एंड किंग्स एंड अदर टेक्सचुअल ट्रेडिशन। किंग्स आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली डिपिक्टेड एज वेल्दी। ऑब्वियसली किंग वेल्दी होगा सोसाइटी में। Priests are generally shown to be rich. Generally Brahmin rich दिखाए गए हैं, though there are occasionally depictions of poor Brahmins also. ठीक है, कुछ गरीब ब्राह्मण्स के भी हमको डिपिक्शंस मिलते हैं, एग्जाम्पल्स मिलते हैं हिस्ट्री में। At another level, even as Brahminical view of society was codified in Dharma Sutra and Dharma Shastra, other traditions developed critique of Varna order. Some of these best known of these were the developed within early Buddhism. ठीक है, जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में इनके काम बताए गए हैं। जो बुद्धिज्म है इन्होंने बेसिकली इस धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र को क्रिटिसाइज भी किया है। The Buddhists recognized that there were differences in society but did not regard these as natural or inflexible. बुद्धिज्म बोलता है कि सोसाइटी में डिफरेंसेस थे बट ऐसा नहीं है कि वो नेचुरल है और इनफ्लेक्सिबल है, वो बदलते नहीं थे, वो बदलते हुए थे। They also rejected the idea of claim to status on the basis of birth. बुद्धिज्म जो स्टेटस ऑफ बर्थ का जो क्लेम है, आइडिया है, उसको रिजेक्ट करता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं ब्राह्मण में फैमिली में बॉर्न हुआ हूं तो मैं ब्राह्मण नहीं होऊंगा, नहीं। बुद्धिज्म है इस स्टेटस को, इस चीज को, क्लेम को रिजेक्ट भी करता है।
द वेल्दी शूद्रा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, मैं बार बार रिमाइंड कर रही हूँ। इस चैप्टर से बहुत सारे पैसेजेस आते हैं, ठीक है, और पैसेजेस मैंने बगल में क्वेश्चंस लिख दिए हैं, उनके नीचे मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं, ठीक है, प्लीज इसको देख लेना। वेल्दी शूद्रा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एक वो शूद्र है मगर वो रिच है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो, शेयरिंग वेल्थ। अब वेल्थ कैसे शेयर होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि वो रिच लोग जो अपनी प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं, ठीक है, लोगों को दान दक्षिणा करते हैं, उनको तो बहुत ही प्रेज किया गया है, मगर जो कंजूस हैं उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। So far, we have seen examining situations where people either claimed or were assigned status on the basis of their wealth. ठीक है, लोगों ने अपने स्टेटस को क्लेम किया है और असाइन किया है बेस्ड ऑन द वेल्थ, प्रॉपर्टी के हिसाब से। However, there were other possibilities as well. Situations where men who were generous were respected. ऐसी भी सिचुएशन है जो मेन जनरस है, जो दान दक्षिणा करते हैं, उनके लिए बड़ी ही रिस्पेक्ट है। While those who were miserly or simply accumulated wealth for themselves were despised. ठीक है, उनको लोगों ने अच्छा नहीं समझा है, जो अपने लिए खाली वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं। One area where these values were cherished was ancient Tamilkam. So ancient Tamilkam जो है, as we saw earlier, कि उसमें इस तरह की explanations हैं. There were several chiefdoms around 2000 years ago. Amongst other things, the chiefs were patron of bard and poets who sang their praise. ठीक है, ऐसे बहुत सारे किंगडम्स थे जहां पे कि लोग मतलब किंग के प्रेज में सॉन्ग गाते थे, उनके शौहरत के बारे में बोलते थे, तो उसको प्रेज किया। सो अगर आप उनके प्रेज में सॉन्ग्स गाते हो, गाने गाते हो, ये तो ऑब्वियसली वो आपको कुछ पैसे देंगे, सोना देंगे। Poems included in Tamil Sangam anthologies often illuminate social and economic relationship. ठीक है, सो जो तमिल संगम जो है वो एंथोलॉजी, बेसिकली तमिल संगम वो बुक है, उसमें इनमें रिलेशंस के बारे में काफी कुछ एक्सप्लेन किया गया है, सजेस्टिंग दैट व्हाइल देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर, दोज हु कंट्रोल्ड रिसोर्सेज वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू शेयर देम आल्सो। डिफरेंसेस थे अमीर और गरीब में, मगर जो रिसोर्सेज जिनके पास बहुत थे उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि गरीब लोगों को वो दान दक्षिणा करें, उनको शेयर भी करें। ये एक पिक्चर है, अ चीफ एंड हिज फॉलोअर्स, स्टोन स्कल्पचर, अमरावती का है। ये चीफ है और उसका ये फॉलोअर है, स्टोन स्कल्पचर है। अब बात करते हैं यहाँ एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप एन ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्ड टू रेगुलेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट. In a myth found in a text known as Suttapitak, they suggested that originally human beings did not have fully evolved bodily form, nor was the world of plants fully developed. ठीक है, so एक बुद्धिस्ट जो है बुक है सूत्रपिटक में बोला गया है कि ह्यूमन बीइंग डिड नॉट इवॉल्व फुली evolved फॉर्म, ठीक है, ह्यूमन बीइंग पूरी तरह से डेवलप नहीं है, ना ही प्लांट है ना एनिमल्स है, ऑल बीइंग लिव इन अ आइडियली स्टेट ऑफ पीस, टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली व्हाट दे नीडेड फॉर द ईच मील. हमको नेचर से बस उतना ही लेना चाहिए जितनी हमको जरूरत हो, उससे अधिक हमको नहीं लेना चाहिए. However, there was a gradual deterioration of this state as human being became increasingly greedy, vindictive and deceitful. ठीक है, अब सूतपिटक की अगर हम माने तो सूतपिटक संदेश देता है कि ह्यूमन बींग्स को, चाहे हम हो चाहे हम सबको नेचर से बस उतना ही लेना चाहिए जितनी जरूरत हो, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे जैसे चीजें डेवलप हो रही हैं, ह्यूमन बीइंग जो है वो ग्रीडी होता है, मतलब लालची होता चला जा रहा है, धोखाधड़ी कर रहे हैं, ठीक है, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. दिस लेड देम टू वंडर what if we were to select a certain being who should be wrathful when indignation is right, who shouldn't censor that which should right be censored, and should banish him who deserve to be banished. Basically ये एक छोटा सी स्टोरी सॉर्ट ऑफ उन्होंने बताया. He will give him in return a proportion of the rice chosen by who whole people. He will be known as महासामंता द ग्रेट एलेक्ट. वो ये बोलते हैं कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम राजा को इलेक्ट करेंगे, महासामंता
इलेक्ट करेंगे। अब हम जब उसको इलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारा राजा होगा जिसको हमने चूज किया है, ठीक है। हम उसको टैक्सेस देंगे, तो पेमेंट देंगे, मगर उसके बदले में उसको हमको हम अपनी सर्विसेज देनी होंगी। सर्विसेज रेंडर्ड बाय द किंग, किंग को अपनी सर्विसेज देनी होंगी। एट द सेम टाइम इट रिवील्स रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी इन क्रिएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशंस, ठीक है। सो हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशन है, सोशल, वो इंस्टीट्यूशनलाइज होंगे। देर आर अदर implications as well. For instance, if human beings were responsible for the creation of the system, they could also change it in future. अगर हम responsible हैं किसी सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि फ्यूचर में हम उस सिस्टम को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड महाभारत, बात करते हैं। हिस्टोरियंस ने महाभारत को देखा, ठीक है। अब महाभारत, हम जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने बताया था कि जो महाभारत है वो अलग अलग लैंग्वेज में है, ठीक है। संस्कृत में भी है, उसके अलावा पाली में है, प्राकृतिक में है, तमिल लैंग्वेज में है, ठीक है। सो जो हिस्टोरियंस ने था देश के अलग अलग पार्ट से इस टेक्स्ट को कलेक्ट किया। Examine whether texts were written in Pali, Prakritic, or Tamil language that were probably used by ordinary people, or in Sanskrit, a language meant almost exclusively for priest and elite. उन्होंने देखा कि जो टेक्स्ट है वो लोकल लैंग्वेज में लिखा है या संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है, और अगर संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है तो वो खाली एलीट, मतलब सोसाइटी का वो वर्ग जो संस्कृत पढ़ लिख सकता है उनके लिए था। दे ऑल्सो कंसिडर द काइंड ऑफ टेक्स्ट, उन्होंने अलग अलग तरह के टेक्स्ट देखे। Were these mantras learned and chanted by ritual specialists, or stories that people could have read or heard and then retold if they would found them interesting? अब उसमें जो मंत्र लिखे हैं, ठीक है, वो क्या स्पेशलिस्ट उनको रिचुअल्स को एंचांट करते हैं। स्टोरीज जो महाभारत में है लोगों ने सुनी होंगी, ठीक है, क्या उसको दोबारा बना, क्योंकि हर रीजन के हिसाब से स्टोरीज में भी डिफरेंसेस पाए गए हैं, ठीक है। बिसाइड दे ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द ऑथर पर्सपेक्टिव एंड आइडिया शेप द टेक्स्ट एज वेल एज द इंटेंडेड। अब उन्होंने ऑथर के बारे में भी देखा कि जिसके पर्सपेक्टिव थे, जिसने अपने हिसाब से जो टेक्स्ट है उसको चेंज किया, ऑडियंस के हिसाब से चेंज किया, ठीक है। अब हम किसी टेक्स्ट को लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जो टेक्स्ट का फ्लो है वो लगातार रहे, जिससे कि ऑडियंस उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ले। अगर बुक इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो जो राइटर होता है ना वो इस तरीके से लिखता है कि जो रीडर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो बरकरार रहे, ठीक है। सो वेरी ऑफन ऑथर्स कीप द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑडियंस इन माइंड व्हाइल कंपोजिंग देयर वर्क, and they try and ascertain the possible dates of the composition or compilation of the text as well as the places where they may have been composed. अब वो कोशिश करते हैं कि डेट्स और कंपोजिशन की टेक्स्ट की जो है वो, उसके अलावा जहां जिस जगह को भी वो सेम ही रखने की कोशिश करते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं, मगर वो रीजन के हिसाब से कुछ चेंजेस करते हैं। इट इज ओनली आफ्टर मेकिंग दीज असेसमेंट दैट दे ड्रॉ ऑन द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट टू अराइव एट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इनको रीड करने के बाद हमको पता चलता है कि जो टेक्स्ट है इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। एज यू कैन इमेजिन दिस इज अ पर्टिकुलर डिफिकल्ट टास्क फॉर अ टेक्स्ट अ कॉम्प्लेक्स एज महाभारत। अब टेक्स्ट जैसे महाभारत जैसे टेक्स्ट के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। बात करते हैं लैंग्वेज की। लेट अस लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट। जो महाभारत की लैंग्वेज है वो क्या है? हम सब जानते हैं शुरू में जब महाभारत लिखा गया था उसकी लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है, okay. The version of the Mahabharata we have considered is in Sanskrit. However, the Sanskrit used in Mahabharata is far simpler than that of Vedas or of प्रशस्ति, ठीक है। जो प्रशस्तियों में जैसे प्रयाग प्रशस्ति है और वेदास हैं, इनकी जो संस्कृत है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, मगर जो महाभारत की संस्कृत है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। Historians usually classify the content of the pretext, present text under two broad heads. Historians ने जो टेक्स्ट है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सेक्शंस दैट कंटेन स्टोरीज डेजिग्नेटेड एज नैरेटिव, तो उन्होंने एक सेक्शन डिवाइड किया है जिसमें की स्टोरी है, जिसमें की एज ए नैरेटिव, एंड सेक्शन दैट कंटेन्स प्रेस्क्रिप्शन अबाउट सोशल नॉर्म्स। सबसे पहला नैरेटिव है, दूसरा है सोशल नॉर्म्स।
को डायडेक्टिक रिफॉर्म बोलते हैं, दैट इज मेंट फॉर पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो एक तो नैरेटिव है, वो मतलब स्टोरी बढ़ती जा रही है, दूसरा इंस्ट्रक्शंस को लेके है। द डिवीजन इज बाय नो मीन वाटर टाइट, द डायडेक्टिक सेक्शन इंक्लूड स्टोरीज एंड द नैरेटिव ऑफन कंटेन्स अ सोशल मैसेज। जो नैरेटिव है और जो डायडेक्टिक है, वो दोनों के दोनों एक सोशल मैसेज देता है समाज को। However, general historians agree that the Mahabharata was meant to be a dramatic, moving story and that the didactic portion were probably added later. अब जो हिस्टोरियंस हैं वो उन्होंने बोला कि महाभारत को पढ़ने के बाद ये बेसिकली ये एक मूविंग स्टोरी है, जो डायडेक्टिक है ना, जो इंस्ट्रक्शन पार्ट है, शायद वो बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, वो बेसिकली एक इंस्ट्रक्ट स्टोरी है, ठीक है, नरेशन है। बाद कृष्णा एडवाइज अर्जुन ऑन द बैटलफील्ड, ये पिक्चर जो है कृष्णा एडवाइज कर रहे हैं अर्जुन को बैटलफील्ड में। इंटरेस्टिंग, टेक्स्ट इज डिस्क्राइब एज एन इतिहास विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन। जो शुरुआत के संस्कृत के ट्रेडिशन है उसमें इस टेक्स्ट को इतिहास के नाम से डिस्क्राइब किया गया है। The literal meaning of the term is thus it was, which is why it is generally translated as history. It was and it is, ठीक है, इसीलिए इसको हिस्ट्री बोला गया है। Was there a real war that was remembered in the epic? क्या इस तरह की कोई वॉर हुई थी जो कि एपिक में, इस महाभारत टेक्स्ट में मेंशन है? We are not sure. As a historians, हम इसके बारे में श्योर नहीं है। Some historians think that the memory of an actual conflict among kinfolks was preserved in the narrative. Basically, ये narration story में बोला गया है, शायद ऐसा कुछ हुआ नहीं था। Other point out that there is no other corroborative evidence of the battle, because हमको इस battle का कोई भी evidence मिलता नहीं है। तो हिस्टोरियंस इस पे एग्री नहीं करते हैं कि शायद इस तरह का कभी कोई बैटल हुआ होगा। ऑथर एंड डेट्स, इसका ऑथर कौन था और इसके डेट्स क्या क्या हैं, ठीक है। इससे एक कंपाइल्ड पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मैं अभी शेयर करूंगी, क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। हु रोट द टेक्स्ट, जब मैंने शुरू में इस चैप्टर की शुरुआत में डिस्कस किया था तो मैंने कहा था वेद व्यास, जिसे हम सब जानते हैं कि who wrote the text and who written by. So basically according to this is a question to which there are several answers. अब बहुत सारे इस क्वेश्चन के आंसर हैं। तो ओरिजिनल स्टोरी was probably composed by the charioteers, bards known as Suta, who generally accompanied Kshatriya warrior to the battlefield and composed poems celebrating their victories and other achievements. ठीक है, बोलते हैं कि शुरुआत ओरिजिनल स्टोरी तो है चैरियटर्स और बार्ड्स हैं, जिनको सुता के नाम से बोलते थे। उन्होंने जैसे राजा के संग वो बैटलफील्ड में आते थे, चीजें देखते थे, तो उनकी विक्ट्रीज को, उनके सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेट करते हुए वो पोएम कंपोज किया करते थे। दीज कंपोजिशन सर्कुलेटेड ओरली, काफी सालों तक तो ये चीजें ओरली थे कि हम इंडियन हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड्स बहुत देर से शुरू हुए हैं। Okay. Then from the 5th century, Brahmins took over the story. अब 5th century onwards जो है, ये ब्राह्मण्स ने क्या किया, ये सारा का सारा मार्किंग स्कीम में आएगा, ठीक है। 5th century BC Brahmins took over the story. 5th century के बाद ब्राह्मण ने इसको लिखना शुरू किया and begin to commit it to writing. This was the time when chiefdoms such as those of Kurus and Panchalas around whom the story of the epic revolved. ठीक है, हम सब जानते हैं कुरु कौरव, ठीक है, और पांचाल जो है, जो उनके पांचाली जो है, उनके अराउंड ये पूरी स्टोरी चलती है। स्टोरी ऑफ द एपिक रिवॉल्व्स वर ग्रेजुअली बिकमिंग किंगडम, जिनके अराउंड ये स्टोरी घूमती है, आगे चल के वो बड़े किंगडम बन जाते हैं। डिड द न्यू किंग वांट देयर इतिहास टू बी रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व मोर सिस्टमैटिकली। अब क्या ये जो नए किंगडम्स थे, ये चाहते थे कि इनका इतिहास जो है वो रिकॉर्ड किया जाए और उसको प्रिजर्व किया जाए। It is also possible that upheaval that often accompanied the establishment of these states were old social values were often replaced by the new norms are reflected in the some part of the story. बोलते हैं हो सकता है कुछ ओल्ड सोशल वैल्यूज होंगे, ठीक है, जो कि चेंज हो गए होंगे और शायद इस स्टोरी में कहीं कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं। We notice another phase in the composition of the text between 200 BC to 200 CE. This was the period when the worship of Vishnu was growing in importance. लोग बोलते हैं शुरुआत में जो महाभारत बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी, ठीक है। अभी जो टाइम आता है 200 BC से 200 CE का टाइम आता है, इसमें अचानक विष्णु की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। विष्णु का जो कैरेक्टर है वो लॉर्ड कृष्णा से रिलेट होता है, ठीक है।
तो इसमें कृष्णा की एंट्री होती है महाभारत में, विच वॉज कमिंग टू बी आइडेंटिफाइड विद विष्णु, जो कि विष्णु के अवतार हैं. सब्सिक्वेंटली बिटवीन 200 and 400 CE, लार्ज डायडेक्टिक सेक्शन रिजेंबलिंग द मनुस्मृति वर एडेड. अब बोलते हैं 200 से 400 सी के बीच में जो बहुत लंबा चौड़ा जो कृष्णा का एंट्री है एंड ऑल ऐड करते हैं. शुरुआत में जो महाभारत में करीब 10,000 से कम ही श्लोक हुआ करते थे, लेस देन 10,000 वर्सेस. मगर इस मनुस्मृति को जो ऐड किया गया महाभारत में, रिजल्ट ये हो गया कि उसमें करीब 1 लाख श्लोक हो गए, 100,000 वर्सेस हो गए. ठीक है. दिस एनॉर्मस कंपोजिशन ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू अ सेज नेम व्यासा. ये जो लंबा चौड़ा एडिशन हुआ ना, तो इसको ये बोलते हैं, जो सेज है वेद व्यास, उनको ये रस देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं कि बेसिकली जो लंबा चौड़ा एडिशन हुआ वो व्यास की वजह से हुआ. ठीक है. तो व्यास को क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से ये एडिशन जो है वो हुआ. सर्च फॉर कन्वर्जेंस. The Mahabharata, like any major epic, contained vivid description of battle, forest, palace and settlement. जो महाभारत है वो फॉरेस्ट के बारे में भी बात करता है, बैटल्स के बारे में भी, जगह जगह के नाम जैसे लाक्षागृह और ये सब हम महाभारत में पढ़ते हैं. In 1951 and 52, the archaeologist B.B. Lal excavated at a village named Hastinapur in Meerut. अब बीबी लाल ने क्या किया, जो हस्तिनापुर का नाम आता है महाभारत में, तो मेरठ के पास जो हस्तिनापुर है, उन्होंने वहां पे एक्सकवेशन शुरू किया. उनको लगा कि क्योंकि महाभारत में हस्तिनापुर का नाम आता है, हस्तिनापुर से हो सकता है हमको महाभारत के बहुत सारे एविडेंसेस मिल जाएंगे. वॉज दिस द हस्तिनापुर ऑफ द एपिक? क्या ये वो सेम हस्तिनापुर है जो एपिक में मेंशन है? While the similarity in the name could be coincident, उनको लगा कि शायद हो सकता है similarity name की coincidental हो. ठीक है, coincidence हो सकता है उससे related ना हो. The location of the site in the upper Ganga Doab where the Kuru kingdom was situated suggests that it may have been the capital of the Kurus. ठीक है, इसका जो लोकेशन है वो गंगा दोआब वाले एरिया में है. ठीक है, तो उनको लगा हो सकता है यहाँ पे हस्तिनापुर होगा, बिकॉज जो शुरू की सिविलाइजेशन थी वो रिवर वैली सिविलाइजेशन थी, रिवर के किनारे सिचुएटेड थी. तो उनको लगा क्योंकि ये गंगा दोआब वाले एरिया पे, अपर गंगा दोआब वाले एरिया पे हो सकता है इसकी रिजेम्बलेंस हो. Lal found evidences of the 5 occupational levels, of which the second and third are of interest to us. लाल को 5 लेवल्स मिली. ठीक है, जिसमें वो सेकेंड और थर्ड लेवल्स की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है. मैंने पहले भी बताया था, जो फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था, इस सॉइल प्रोफाइल होती है. ठीक है, जैसे जैसे हर 100-200 ईयर्स पे सॉइल के कलर चेंज होते रहते हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से सॉइल प्रोफाइल्स के हिसाब से 5 लेवल्स देखे. 5 लेवल्स में सेकेंड और थर्ड की वो एक्सप्लेनेशन करते हैं. ठीक है, यहाँ पे the second phase within the limited area excavated, no definite plans of houses were opted. अब second phase में उनको कोई एक definite plan of घर नहीं दिखते हैं. Okay. Walls of mud and mud bricks were duly encountered. सेकेंड फेज में उनको मड की वॉल दिखती है, मिट्टी के दीवारें दिखती हैं, ब्रिक्स जो दिखती हैं वो मिट्टी की दिखती हैं. द डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर विद प्रोमिनेंट रीड मार्क सजेस्ट दैट सम ऑफ द हाउसेस हैड रीड वॉल प्लास्टर्ड ओवर विद मड. उनको लगा कि शायद कुछ वॉलों में रीड वॉल्स थी, उनमें मड के प्लास्टर्स लगे हुए. तो सेकेंड जो फेज है बहुत डेवलप दिखता नहीं है. ठीक है, फॉर द थर्ड फेज 6th to 3rd century BC, he noted houses of this period were built of mud bricks as well as burnt bricks. अब वो थर्ड फेज में देखते हैं कि जो घर हैं वो मड ब्रिक्स के भी बने हुए हैं और बेक्ड ब्रिक्स के भी बने हुए हैं. ठीक है, सोक जार्स एंड ब्रिक्स ड्रेन वर यूज फॉर ड्रेनेज आउट रिफ्यूज. बाहर सोक जार्स हैं, ड्रेनेज हैं प्रॉपर. तो ये पूरा सिटी सिविलाइजेशन को दिखाता है, सिटी की तरफ दिखाता है. वाइल टेराकोटा रिंग वेल्स मे हैव बीन यूज बोथ एज वेल एंड ड्रेनेज पिट्स ऑल्सो. टेराकोटा के रिंग वेल्स भी दिखते हैं, शायद वो ड्रेनेज पिट के लिए जैसे भी यूज किए गए होंगे. ये सोर्स द्रौपदी मैरिज से रिलेटेड पैसेज है और उसका क्वेश्चन है, प्लीज देख लेना. ठीक है, was the description of the city in the epic added after the main narrative had been composed. अब लोग बोलते हैं कि लाल बोलते हैं, सोचते हैं कि क्या सिटी का डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड किया गया महाभारत लिखने के बाद.
क्या उन्होंने अचानक उठा के हस्तिनापुर का एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया? When urban center flourished in the region, जब यहाँ इस रीजन में अर्बनाइजेशन डेवलप हो गया था, और इट इज अ फ्लाइट ऑफ पोएटिक फैंसी, और ये क्या, जो पोएट है उसकी इमेजिनेशन है, विच कैन नॉट ऑलवेज बी वेरीफाइड बाय कंपैरिजन विद अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस, क्योंकि अब बाकी एविडेंस को देख के हम कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं. Considering another instance, one of the most challenging episode in the Mahabharata is a Draupadi marriage. जो सबसे चैलेंजिंग इंसिडेंट है महाभारत में वो द्रौपदी की मैरिज है. ठीक है, एक औरत का 5 आदमियों के संग शादी होना. ठीक है, अब जो कि पॉलेंड्री है, दैट इज सेंट्रल टू नैरेटिव. ओके, बेसिकली द्रौपदी है, पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो द्रौपदी के अराउंड ही घूमती है. ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट है स्टोरी की. If we examine the section of the epic that describe this event, it is evident that the author attempted to explain it in a variety of way. अगर हम देखेंगे महाभारत, और ऑथर इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. ये द्रौपदी मैरिज है और पैसेज सोर्स 16 है, और इसका ये क्वेश्चन है, प्लीज इसके आंसर्स देख लेना. ठीक है, अगर नहीं आंसर्स मिलते हैं तो यू कैन आस्क मी इन अ मैसेज, थ्रू मैसेज आई विल आंसर दीज क्वेश्चंस. अब आते हैं प्रेजेंट डे. क्या इस तरह की चीजें हमें आज भी दिखती हैं? Present day historians suggested that the fact that the author described a polyandrous union indicates that the polyandry may have been prevalent amongst ruling elite at some point of time. अब हिस्टोरियंस बोलते हैं कि हो सकता है शुरुआत की हिस्ट्री में तो पॉलिंड्री है वो रूलिंग एलीट में, रूलिंग क्लासेस में शायद एग्जिस्ट करती होगी, इसीलिए हिस्ट्री में ये महाभारत में ये दिखता है. At the same time, the fact that so many different explanations are offered for the episode, अलग अलग explanations दिए गए, suggest that polyandry gradually fell into disfavor among the Brahmins. धीरे धीरे जैसे समय पास होता गया तो ये लोगों ने नापसंद किया polyandry, who reworked and developed the text through the centuries. बाद में धीरे धीरे टेक्स्ट में चेंजेस हुए. Okay, some historians noted that while the practice of polyandry may have seemed unusual or even undesirable from the Brahminical point of view, इसको इसलिए भी हटाया क्योंकि Brahminical point of view से ये undesirable है, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. It was prevalent in Himalayan region. कुछ लोगों का कहना है कि आज भी ये हिमालयन रीजन में प्रेवलेंट, उस टाइम में शायद हिमालयन रीजन में ये बहुत प्रेवलेंट था. कुछ ऑथर्स बोलते हैं, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वॉर की वजह से देयर माइट बी अ शॉर्टेज ऑफ वुमेन, औरतों की कमियां हो गई थी, शायद इसीलिए एक औरत के 5 हस्बैंड थे. देयर मे हैव बीन अ शॉर्टेज ऑफ वुमेन ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉरफेयर एंड दिस लेड टू अ पोलेंड्री. अब पोलेंड्री बेसिकली क्यों था? क्योंकि हमको खाली जो महाभारत जैसा टेक्स्ट है उसी में नजर आता है पोलेंड्री. इन अदर वर्ड्स इट वाज एट्रीब्यूट टू अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस. बोलते हैं हिस्टोरियंस बोलते हैं कि एक तरह से क्राइसिस की सिचुएशन हमको दिखाता है. Some early sources suggest that polyandry was not the only or even the most prevalent form of marriage. Why then did the author choose to associate this practice with the central character of Mahabharata? ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलेंड्री जो है was not the only even most prevalent form. खाली पॉलेंड्री नहीं, उसके अलावा भी बहुत तरह की शादियां होती थी, जैसे 8 काइंड ऑफ मैरिजेस हैं. मगर जो राइटर है उसने जो सेंटर है महाभारत का, उसको पॉलेंड्री ही थीम क्यों लिया? कुछ और भी ले सकता था. वी नीड टू रिमेंबर दैट क्रिएटिव लिटरेचर ऑफन हैज इट्स ओन नैरेटिव रिक्वायरमेंट. अगर हम लिटरेचर में कुछ क्रिएटिविटी कहते हैं तो हमारा कुछ और रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एंड डज नॉट ऑलवेज लिटरली अफेक्ट सोशल रियलिटीज ऑल्सो. ठीक है, जरूरी नहीं है कि सोशल रियलिटी से रिलेटेड भी हो. अच्छा, महाभारत इज अ डायनेमिक टेक्स्ट करके भी क्वेश्चन आता है, तो डायनेमिक टेक्स्ट वाला मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम ऐसा करते हैं सारे क्वेश्चन आंसर इकट्ठे डिस्कस करते हैं. ग्रोथ ऑफ महाभारता डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन. मैंने बताया था कि फिर तमिल में हमको, पाली में, प्राकृतिक में, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में ही मिलता है महाभारत का एक्सप्लेनेशन. ओवर द सेंचुरीज वर्जन्स ऑफ द एपिक वर रिटन इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज through an ongoing process of dialogue between the people's community and those who wrote the text.
ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज जिन्होंने टेक्स्ट भी लिखे, सेवरल स्टोरीज दैट ओरिजिनेटेड इन द स्पेसिफिक रीजन और सर्कुलेटेड अमंग सर्टेन पीपल फाउंड देयर वे इनटू द एपिक। ठीक है, अब हम एपिक में देखेंगे कुछ लोकल स्टोरीज भी इसमें एंट्री है जो कि महाभारत में, ओरिजिनल महाभारत में नहीं है। At the same time, the central story of the epic was often retold in different ways. जो central story है वो अलग अलग तरीके से बताई गई है। And episodes were depicted in sculptures and paintings. जगह जगह स्कल्पचर्स में, पेंटिंग्स में जो महाभारत के जो एपिसोड्स हैं हमको दिखते हैं। ठीक है, कुछ स्कल्पचर फॉर्म में, कुछ पेंटिंग फॉर्म में। ऑल्सो प्रोवाइड थीम्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। उसके अलावा बहुत परफॉर्मिंग आर्ट्स तरीके से, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब होता है प्ले, डांस, अदर काइंड्स ऑफ नरेशंस में भी हमको ये स्टोरी दिखती है। अब जैसे हम अगर थाईलैंड में चले जाएंगे तो वहां पे भी महाभारत होती है। ठीक है, तो मतलब उनके अलग तरीके से, सो हर रीजन में महाभारत है मगर उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन पूरी तरह से अलग है। ठीक है, तो वो प्ले फॉर्म में दिखाएंगे, तुमको डांस फॉर्म में दिखाएंगे, अलग अलग नेरेटिव्स में महाभारत को एक्सप्लेन करेंगे। Most retelling or reenactment of the epic draw on the main narrative is the creative way. अब वो आप किस तरह से इसको creative way में आप express करते हो। Let us look at one example, an episode from Mahabharata that was being transformed by Mahashweta Devi, a contemporary Bengali writer. अब बोल रहे हैं कि महाभारत का जो एपिसोड है, ठीक है, जो महाश्वेता देवी जो बंगाली राइटर है उसने उन्हें अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये बेसिकली कुंती की स्टोरी है। ठीक है, और जो लाक्षागृह वाला जो स्टोरी है उन्होंने उसी थीम को लेकर स्टोरी को पूरा का पूरा ट्विस्ट कर दिया है। इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस शी वर्क्स आउट ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज फ्रॉम द मेन स्टोरी ऑफ महाभारत। अब उन्होंने पॉसिबिलिटीज देखी है कि महाभारत के अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एंड ड्रॉ अटेंशन टू क्वेश्चन ऑन विच द संस्कृत टेक्स्ट इज साइलेंट। उन्होंने एक हमारा अटेंशन क्रिएट किया है एक पार्ट पे जिसपे कि टेक्स्ट जो है वो साइलेंट है। ठीक है, अब वो क्या है जिसपे कि संस्कृत जो टेक्स्ट है महाभारत साइलेंट है और उन्होंने उस पर हमारा अटेंशन ड्रॉ किया है। The Sanskrit text describe how Duryodhana plotted to kill the Pandavas by inviting them to stay in a specially prepared house of Lakh. जो लाक्षागृह वाली स्टोरी है, दुर्योधन एक लाख का हाउस बनाता है पांडवों के लिए और इनको इनवाइट करता है इस घर में रहने के लिए, विच ही प्लांटेड टू सेट ऑन फायर। उसका प्लान था कि इस लाक्षागृह को वो आग लगाएगा और पांचों के पांचों पांडव इसमें जल के कुंती के संग मर जाएंगे। ठीक है, forewarned the Pandavas dug a tunnel to ensure their escape. पांडवों को पता चल जाता है और वो क्या करते हैं, लाक्षागृह से एक टनल बनाते हैं जिससे कि जैसे ही उसमें आग लगेगी वो टनल से बाहर निकल जाएंगे। देन कुंती अरेंज फॉर अ फीस्ट। कुंती एक भोज ऑर्गेनाइज करती है। while most of the invitees were ब्राह्मण, जितने भी इनवाइटीज थे जिनको वो खाने के लिए बुलाती है सारे के सारे ब्राह्मण थे। उसमें एक लेडी थी जो कि निषाद थी। ठीक है, who came with her 5 sons, जो अपने 5 बेटों के संग आती है। और क्या करती है कुंती, उसको खूब ड्रिंक देती है, मतलब वाइन पिलाती देती है, जिससे कि जब तक ये पूरे बेहोश न हो जाए ये लेडी और इसके पांचों बेटे। ठीक है, और उसके बाद जब ये बेहोश हो जाते हैं तो वो लाक्षागृह को आग लगा देते हैं और इस सारे के सारे उस लाक्षागृह से उस टनल से निकल जाते हैं। जो लेडी है, निषाद लेडी है, अपने 5 बच्चों के संग मर जाती है। बाद में अफवाह यह फैलती है कि वो जो पांचों पांडव हैं कुंती के संग जल के मर गए। ठीक है, अब इन हर स्टोरी टाइटल कुंती और निषाद, तो ये बेसिकली है कि जो कुंती एक दिन जंगल में बैठी होती है, फिर वो जमीन से बातें करती रहती है, तो ये निषाद एक औरत आती है और उसको पूछती है, उसकी बातें सुनती है और उसको बोलती है तुम सबके बारे में बात करती हो, तुम उनके बारे में बात क्यों नहीं करती हो जिस लेडी को तुमने जलाया उसके संग। वो बोलती है वो मेरी सास थी और वो जो जल के मरी। सो बेसिकली इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। इस स्टोरी को पढ़ लेना, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, one day there was something in the air, animals were fleeing the forest. Kunti noticed that the Nishad was watching her and was startled when she spoke to her and asked if she remembered the house of Lakh. तो इसको देखती है कि एक निषाद लेडी है उसको देख रही है, पूछती है कि क्या तुम हाउस ऑफ लाख को याद करती हो। Yes, Kunti said she did. वो बोलती हाँ। Did she remember a certain elderly Nishad and her 5 young son? तुमको याद है कि एक बूढ़ी सी निषाद औरत थी, उसके संग 5 बेटे थे। तो वो बोलती है हाँ मुझे याद था। ठीक है, ये दिखाता है कि बेसिकली
ठीक है, ये बोलते हैं कि आप तुम तो निकल गए कि मेरे सास और उसके 5 बेटे जल के मर गए। तो ये है स्टोरी। चैप्टर फिनिश हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं लास्ट में आती हूँ, फिर कुछ कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट पिक्चर्स पे डिस्कस करूंगी जिससे कि एटलीस्ट ये हम डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बताया था कि पैट्रिलिनी सक्सेशन क्लेम ऑफ रिसोर्सेज गोत्रा सिस्टम करके एग्जाम में आता है। कई बार ये अलग करके भी आ सकता है, तो हमको रेडी होना चाहिए कि जैसे भी क्वेश्चन आएगा हम आंसर करेंगे। अब द वेल्दी शूद्रा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि शूद्रा ऐसा नहीं है, बुद्धिज्म में एग्जाम पे मिलता है कि शूद्रा भी वेल्दी हो सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नीचे आंसर्स दे रखे हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। जहाँ जहाँ जगह मिली है मैंने वहाँ आंसर्स डाल दिए हैं, पर जहाँ पे स्पेस नहीं है, प्रॉब्लम है, वहीं पे मैं आंसर डाल नहीं पाई हूँ पैसेजेस के। अब आता है महाभारत इज अ कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, सपोर्ट द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्टोरियंस हु हैव एनालाइज्ड इट विद वेरियस एलिमेंट। ठीक है, महाभारत जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है। बेसिकली हम अगर एज अ स्टोरी पढ़ेंगे तो हमको कॉम्प्लेक्स नहीं नजर आता है, मगर हम उसको इवैल्यूएट करना बैठेंगे ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ इशारा करती हैं। अब जैसे लैंग्वेज है, ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है तो हम पहले लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। हिस्टोरियंस एग्जामिन टेक्स्ट इन डिफरेंट लैंग्वेज सच एज संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और तमिल। कंटेंट, हिस्टोरियंस क्लासिफाई द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज। जैसे मैंने पहले बताया था, हिस्टोरियंस ने जो टेक्स्ट उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कि कंटेंट हिस्टोरिक सेक्शन दैट कंटेन स्टोरीज डेजिग्नेटेड एज नैरेटिव। पहला है वो तो नैरेटिव है, ठीक है, और दूसरा जो है वो डायडेक्टिव है। ठीक है, जो कि इंस्ट्रक्शंस देता है। उसके अलावा ऑथर, ओरिजिनल, इसका ऑथर कौन था। अगर हम इस आंसर को रेडी करते हैं तो हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर रेडी हो जाएंगे। Original story was composed by charioteers bard who known as Suta, who generally accompanied Kshatriya warrior to the battlefield. Their compositions were transmitted orally. So जो बोलते हैं जो सुतास थे, जो राजा के संग बैटलफील्ड में जो चैरियटर्स थे, जो राजा के संग फील्ड में जाते थे, उनके प्रेज में वो पोएम्स कंपोज करते थे। ठीक है, तो उन्हीं में से किसी ने लिखी है। ब्राह्मण्स टुक ओवर द स्टोरी। करीब 500 BC के बाद ब्राह्मण स्टोरी को ले लेते हैं और फिर उसको लिखना शुरू करते हैं। इनिशियली इट वाज ओरली, लिटर महाभारत कंपोज्ड बाय सेज व्यासा, और बाद में जो सेज व्यास हैं वो स्टोरी को कंपोज करते हैं। Historians also try and ascertain that possible dates of the composition or compilation of the text as well as the place where they may have been composed. Historian ने कोशिश की है डेट्स की भी एसेस करने की और प्लेसेस की भी, कि ये कहाँ पे कंपोज हुई थी और कौन कौन से ईयर। अर्ली टू 5th century BC द महाभारत वाज ओरली ट्रांसमिटेड। ठीक है, 5th century BC तक वो ओरल थी। फ्रॉम 5th century BC ऑनवर्ड्स रिटन डाउन बाय ब्राह्मणास। ठीक है, कृष्णा, उसके बाद 200 एंड 200 सी के टाइम में कृष्णा की इंपॉर्टेंस बनती है, बढ़ती है। फिर उनको विष्णु का अवतार बोलते हैं, तो उसको में एडिशन हो जाता है महाभारत में इसकी वजह से। एंड 200 से 400 सी लार्ज डायरेक्ट सेक्शन मनुस्मृति वर एडेड इन द महाभारत। ठीक है, तो महाभारत में फिर उसका लार्ज सेक्शन एडेड होता है। फिर मैंने बताया था कि शुरुआत में 10,000 से कम श्लोक थे और मनुस्मृति ऐड होने की वजह से इसमें करीब 1 लाख श्लोक हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ महाभारत। महाभारत की लैंग्वेज क्या है और उसमें कंटेंट क्या है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो पहले हम शुरू करते हैं, लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। ठीक है, जो कि वेद से भी काफी सिंपल है। जो वेदों की जो लैंग्वेज संस्कृत है और महाभारत की संस्कृत में बहुत डिफरेंस है। देयर वर्जन इन अदर लैंग्वेज ऑल्सो। इसका जो वर्जन है वो अदर बाकी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, पाली, प्राकृतिक और तमिल। द कंटेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, नैरेटिव एंड डायडेक्टिक। प्लीज याद रखना, इसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मेरे ख्याल से इजी हो जाएगा। नैरेटिव में है कि सोशल मैसेज है, और डायडेक्टिव में है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस। जनरली हिस्टोरियंस एग्री दैट द महाभारत वाज मेंट टू बी ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी एंड द डायडेक्टिक पोर्शन वाज प्रोबेबली एडेड लेटर। शुरुआत में ये एक मूविंग स्टोरी थी, जो डायडेक्टिक पोर्शन है वो बाद में ऐड किया गया।
डायडेक्टिक सेक्शन कंटेन प्रेस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स एंड स्टोरीज कि हमें समाज में किस तरह से बिहेव करना चाहिए. Didactic refer to something that meant for purpose of instructions. The history of an actual conflict among kinfolk were preserved in the narration. तो basically जो narrative part है उसमें main history है. Didactic portion है वो बाद में add हुआ है. Some historians argue that there is no other corroborative evidence of the battle. बहुत सारे historians बोलते हैं कि इस battle का हमको कोई भी evidence नहीं मिलता है. ये खाली स्टोरी है, इससे रिलेटेड कोई भी हमको चीजें मिलती नहीं. अब जैसे बोलते हैं कि जो व्यास थे उन्होंने गॉड लॉर्ड गणेशा को महाभारत डिक्टेट की थी. लॉर्ड गणेशा थे वो स्क्राइब थे, तो ये वही पिक्चर है लॉर्ड गणेशा की स्क्राइब वाली पिक्चर. ठीक है. एग्जामिन एनी टू एविडेंस फाउंडेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल आफ्टर द एक्सकवेशन एट विलेज नेम हस्तिनापुर. तो बोल रहे हैं कोई भी दो एविडेंस का एग्जाम्पल दो जो बीबी लाल ने एक्सकवेशन किया था हस्तिनापुर के बारे में. तो हस्तिनापुर में बेसिकली द हाउस इन द सेकेंड फेज, सेकेंड और थर्ड फेज का यहाँ पे मार्किंग स्कीम में जो है वो एक्सप्लेनेशन है. द हाउस इन द सेकेंड फेज हैड नो डेफिनेट प्लान. ठीक है. 12th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी जो सेकेंड फेज में है कोई डेफिनेट प्लान नहीं है. मड और मड ब्रिक्स के यूज किए गए हैं. रीड वॉल्स हैं जिसपे कि मड के प्लास्टर्स लगाए गए हैं. थर्ड फेज में जो है बेक्ड ब्रिक्स भी हैं, मड ब्रिक्स भी यूज किए गए हैं, ब्रिक्स के ड्रेन्स भी हैं वहां पे. ठीक है. तो थर्ड फेज जो है बेसिकली वो अर्बन सेंटर को इंडिकेट करता है. अब आते हैं ये सोर्स 16 द्रौपदी मैरिज. मैं क्वेश्चन रीड आउट कर दे रही हूँ, आंसर्स कोशिश कर लेना ढूंढने की. हाउ डिड द स्टोरी सजेस्ट दैट मदर वाज हाईएस्ट गुरु. बिकॉज वो मदर बोलती है कि वो बोलते हैं हम आपके लिए कोई गिफ्ट लाए हैं, तो माँ बोलती है पांचों आपस में डिवाइड कर लो. सो मदर उसी को इंडिकेट करते हुए कि मदर हाईएस्ट गुरु है, और मदर के मुंह से जो निकली है वचन है उसको हम की अवहेलना नहीं कर सकते. आई नॉट कुंती सेव द्रौपदी फ्रॉम द डायर सिचुएशन. जो इस तरह के सिचुएशन है द्रौपदी वो कुंती सेव क्यों नहीं कर पाती. कुंती क्यों नहीं कहती कि मैं अपना वचन वापस लेती हूँ और द्रौपदी को पांचों भाइयों से शादी करने की जरूरत नहीं. वहां पे यहाँ पे सेज का पूरा एक्सप्लेनेशन है, उसके ऊपर देख लेना. व्हाई डिड द्रौपदी एंड सेज व्यासा डिसाइडेड द्रौपदी स्ट्रेंज मैरिज विद 5 men. जो सेज व्यास है वो द्रौपदी को बताते हैं कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या क्या किया था जिसकी वजह से इनको 5 पतियों की वरदान मिला था. और फिर उसके बाद सेज व्यास जो द्रौपदी की मैरिज के बारे में 5 men की स्टोरी सुनाते हैं. तो उसको देख लेना एक बार. नहीं समझ में आएगा तो यू कैन राइट अ मैसेज, आई विल आंसर दीज क्वेश्चंस. एक्सप्लेन हाउ यू विल प्रूव दैट द टेक्स्ट ऑफ महाभारत वाज अ डायनेमिक वन. ये वाला महाभारत का टेक्स्ट है वो डायनेमिक है. ठीक है. ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन. डायनेमिक इसलिए है क्योंकि बहुत सारी स्टोरी जो है ना वो लिखने के बाद उसके बाद दोबारा रीराइट नहीं होती है. महाभारत जो इकलौता टेक्स्ट है इसको रीराइट का किया गया है और अलग अलग भाषाओं में रीराइट किया गया है, इसीलिए डायनेमिक टेक्स्ट है. Over the centuries, versions of the epics were written in a variety of language through an ongoing process of dialogue between the people, communities, and those who wrote the text. People, communities के बारे में जो discussions हुए हैं उसके बारे में again and again they have written. Several stories that originated in the specific region or circulated among certain people found their way into the epic. Okay, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जो हैं क्योंकि लोकल रीजन में सर्कुलेटेड थी, लोकल में फेमिलियर थी, पॉपुलर थी, वो भी इस टेक्स्ट में इंक्लूड कर दी गई हैं. एट द सेम टाइम द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक वाज ऑफन रीटोल्ड इन डिफरेंट वे. ठीक है. जो सेंट्रल स्टोरी है जो टेक्स्ट की वो अलग अलग तरीके से बहुत बार बोली गई है. एंड एपिसोड्स वर डिपिक्टेड इन स्कल्पचर. मैंने बताया था कि प्ले, डांस के, परफॉर्मिंग आर्ट्स के तरह से, स्कल्पचर्स में, पेंटिंग्स में, ये जो हमको महाभारत है जगह जगह देश में मिलता है. अब आते हैं डिस्क्राइब द एलिमेंट कंसिडर्ड बाय हिस्टोरियन टू एनालाइज महाभारत. State the effort of V.S. Shutankar and his team of preparation for the preparation of the critical edition of Mahabharata. Element considered by historians to analyze Mahabharata. अब महाभारत को देखो सेम ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज बार बार बदल रही है. अब जब आप महाभारत को एनालाइज करते हो तो कौन सी एलिमेंट्स को ध्यान में रखोगे. सबसे पहला है लैंग्वेज कि हम सब जानते हैं संस्कृत. नरेटिव सेक्शन कंटेन्स परसेप्शन अबाउट द सोशल नॉर्म. नरेशन है वो बताता है कि सोशल सोसाइटी में किस तरह के सोशल नॉर्म्स थे. फिर डायडेक्टिक सेक्शन है.
ठीक है। फिर नैरेटिव सेक्शन में हैव अ सोशल मैसेज ऑल्सो, जो नैरेटिव है वो सोशल मैसेज भी देता है। डायडेक्टिक एंड द नैरेटिव सेक्शंस आर नॉट वाटर टाइट, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। डायडेक्टिक सेक्शंस वर एडेड लेटर, जो ऊपर भी मैंने बता चुकी हूँ। The historians give considerations to the kind of text whether meant for chanting, rituals or telling story. Historians इस पे भी ध्यान देते हैं, जो टेक्स्ट में चीजें लिखी गई हैं वो बेसिकली मंत्र चांट करने के हिसाब से लिखे गए हैं या स्टोरी बताने के तरीके से लिखे गए हैं। They find out that the author and the ideas that shape the text, ऑथर का आइडिया क्या है। दे स्टडी द इंटेंडेड ऑडियंस फॉर द टेक्स्ट, कि किन ऑडियंस की टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है। दे फाइंड आउट द पॉसिबल डेट्स ऑफ द टेक्स्ट, दे फाइंड आउट द प्लेस वेयर द टेक्स्ट वाज कंपोज, ये कहाँ लिखा गया होगा, कौन सी डेट्स को लिखा गया होगा। दे स्टडी द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, किसका कंटेंट क्या है और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। The historians agree that the Mahabharata was meant to be a dramatic, ठीक है। महाभारत है वो ड्रामेटिक में ड्रामा की तरह से प्रेजेंट करने के लिए ही लिखा गया है। इट इज डिफिकल्ट as to analyze the complex text of Mahabharata under the leadership of a noted Indian Sanskritist V.S. Shuthankar. शुथांकर ने है ना इनकी क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को तैयार किया है। अब क्रिटिकल एडिशन जो सेकंड पार्ट पूछा गया है वो यहाँ से शुरू होता है। Okay, it meant collecting Sanskrit manuscripts of the text written in a variety of scripts from different part of the country. शुतांकर क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से कलेक्ट करते हैं। Team worked out a method of comparing verses from each manuscript. वो सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंपेयर करते हैं, उनके पूरे संस्कृत के जो श्लोक उसको कंपेयर करते हैं। Common verses from most sections were selected and published in several volumes. मैंने शुरू में बताया था कि जो कॉमन श्लोक है वो कलेक्ट करते हैं और फिर वो करीब 13,000 पेजेस के वॉल्यूम को वो पब्लिश करते हैं। द प्रोजेक्ट टुक 47 years टू कंप्लीट, 47 years लगते हैं। दे फाइंड आउट दैट देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी। The manuscripts were found from Kashmir, Nepal to Kerala and Tamil Nadu also. Regional variation in the way in which the text had been transmitted over centuries were documented in the footnotes. फिर उस टेक्स्ट के फुटनोट में जो रीजनल वेरिएशंस हैं, ठीक है, वो बंगाल में क्या नजर आया, तमिलनाडु में क्या नजर आया, कश्मीर में क्या वेरिएशन नजर आया, वो फुटनोट में डालते हैं उस टेक्स्ट के। The variations and reflective of the complex process that shape early and later social histories. फिर वो variations को देखते हैं। When issues of the social histories was explored, the belief that the everything that was laid down in these texts was actually practiced. वो देखते हैं कि जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है बेसिकली उस समाज में उस टाइम में वो प्रैक्टिस होता था एंड वाज नॉट ऑलवेज दैट दे वर आल्सो क्वेश्चन एंड क्वेश्चनली इवन रिजेक्ट। कुछ चीजों को प्रैक्टिस होता था, कुछ चीजों के रिजेक्शंस भी हुए हैं, जैसे जैसे टाइम पास होता गया है। हाउ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वाज प्रिपेयर्ड, सेम वही चीज दोबारा आ रही है। वी.एस. सुथांकर यहाँ से भी उठा सकते हो, वही है। फिर collected Sanskrit manuscript of the text written in variety of scripts. Okay, the team worked out a method of comparing verses from each manuscript. They selected the verses that appeared common to the most of the version. जैसे मैंने बताया 13,000 pages हैं, फिर उसमें वो differences को footnotes में डालते हैं। Okay, enormous regional variations was transmitted over centuries. उसमें काफी कुछ regional variations नजर आते हैं। More than half of the page are devoted to these variations. The variations are reflective of the complex process that shape early and social histories. Scholars studied other traditional from work in Pali Prakritic and language. Scholars Pali Prakritic language की भी text को study करते हैं। These studies indicate that the ideas contained in normative Sanskrit texts were on the whole recognized and authoritative, occasionally even rejected also. कुछ को accept किया, कुछ को same चीज है, same point है, खाली language और question का division हो जा रहा है। Okay, describe the Brahminical theory regarding kinship and the ideal occupation of the one order. Give example to prove that this theory was not universally followed. Okay, so ideal Brahminical theory of kinship. जो Brahminical theory of kinship थी, जो क्षत्रिय हैं उन्हीं को किंग होना चाहिए था, ठीक है, मगर ये यूनिवर्सली फॉलो नहीं हुआ है क्योंकि सातवाहन जो है वो ब्राह्मण्स थे। सो मैं पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं दोबारा डिस्कस कर ले रही हूँ और मैं ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं फर्स्ट पेज पे दोबारा लेके जाऊंगी। जिसे मैंने कहा था स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो आंसर है मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पेज में हमको ज्यादा मिल रहा है,
ठीक है। सो किनशिप जो ब्राह्मणिकल प्रेस्क्रिप्शन था, फैमिलीज वर यूजुअली एज अ पार्टनर ऑफ किनशिप, गार्डेड नेचुरल बेस्ड ऑन ब्लड. किनफोक हैड सॉरी किनशिप है, इट्स नॉट किनशिप. सो फैमिली जो किनशिप है आपके रिलेटिव्स, ठीक है, जो रिलेटिव जो होते हैं वो ब्लड के हिसाब से होते हैं. किन फोक्स हैड रिलेशंस विद वन अनदर अबाउट समटाइम्स दे क्वारल. कई बार आपके रिलेटिव्स में आप में रिलेशंस होता है, ब्लड रिलेशंस होता है, कई बार आप झगड़े भी करते हैं. द फ्यूड ऑफ कौरवा एंड पांडवा रीइंफोर्स द आइडिया ऑफ पैट्रिनी. जो झगड़े हो रहे हैं कौरव और पांडव में, जो पैटर्लिनी का जो आइडिया है वो दिखाता है यहाँ पे. सन्स कुड क्लेम द रिसोर्सेज एंड द थ्रोन. सन जो है वो फादर का रिसोर्स और थ्रोन को क्लेम कर सकता है. Varna order. Dharma Sutra and Dhammashastra contained the rules and about the ideal occupation. Brahmins were supposed to study and teach Veda, perform sacrifice and rituals, give and receive gift. तो ब्राह्मण का काम है कि वो वेदा पढ़ाए, गिफ्ट रिसीव करे, गिफ्ट दे. क्षत्रिय वर टू एंगेज इन वॉरफेयर. Vaishyas were to carry on trade, agriculture. Shudras were to do a menial job and to serve the three odd higher order. Instances to prove that this theory was not universally followed. अब क्या क्या है, नॉन क्षत्रिय किंग के भी हमको काफी एग्जाम्पल मिलते हैं. शुंगास है, कानवास है, जो कि ब्राह्मण थे. सम सातवाहना क्वींस रिटेन देयर फादर गोत्रा इवन आफ्टर द मैरिज, ये भी अलग है. एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोगेमी, क्योंकि जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र एक्सोगेमी की बात करते हैं, मगर हमको ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि जो सातवाहन किंग्स हैं उन्होंने अपनी ही फैमिली में कजन से शादी कर रखी है, जो कि गलत है. भीम मैरिज करता है हिडम्बा से, ये भी गलत है. ठीक है. रूल ऑफ जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी डिफाइड इन केस ऑफ वाकटक क्वीन प्रभावती. सो बेसिकली अगर ये हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो पूरा का पूरा ये चैप्टर कवर कर रहा है. ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर का जिस्ट है. जो वाकटक क्वीन है, लेडीज को प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है, बट प्रभावती गुप्ता यहाँ पे एक्सेप्शनल है. फिर एकलव्य वाला जो स्टोरी है कि एकलव्य को आर्चरी की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज खाली जो है ये क्षत्रियों का काम है, और फिर रिजल्ट ये होता है कि गुरु द्रोणाचार्य उससे उनका उसका थंब मांग लेते हैं. ठीक है. उसके अलावा मंडसोर वाला जो मैंने पढ़ाया था, एकलव्य की स्टोरी है. मंडसोर इंस्क्रिप्शन ऑफ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर फ्रॉम लता गुजरात इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेविएशन फ्रॉम रूल्स ऑफ आइडियल ऑक्यूपेशन. सो बेसिकली ये एग्जाम्पल्स हैं, और ये पूरे के पूरे चैप्टर का जिस्ट है क्वेश्चन. और किनशिप याद रखना, जो रिलेटिव्स होते हैं आपस में उससे रिलेटेड है. क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना प्लीज. कई बार होता है हम किनशिप को किंगशिप पढ़ लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. सो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना, और एक 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 चीज को ध्यान देके करना, सो तब प्रॉब्लम नहीं होती. प्रॉब्लम होती है कि हम ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे और हम आंसर गलत लिख देते हैं. मैंने बोला था फर्स्ट पेज पे आ रही हूँ. व्हाट डू यू नो अबाउट द ऑथर एंड द पीरियड व्हेन महाभारत वाज कंपोज्ड. ठीक है, तो यही है. ऑथर जो है वेद व्यास थे. पीरियड हम ये बार बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि शुरू में वो ओरली थी, फिर ओरली 500 सी, देन फ्रॉम द 5th century ब्राह्मण्स टुक ओवर द स्टोरी एंड बिगन कमिटिंग इट टू राइटिंग. तो मैंने शुरुआत के वीडियो में भी बोला था कि इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट पेज में बहुत अच्छा दे रखा है. ठीक है, सो लास्ट पेज में रेफर कर सकते हो. अनदर फेज इज द कंपोजिशन ऑफ टेक्स्ट वाज कंप्लीटेड बिटवीन 200 BC to 200 CE. दिस वाज द पीरियड व्हेन द वर्शिप ऑफ विष्णु स्टार्टेड. सेम चीज है, अगेन एंड अगेन आ रही है. लार्ज डायडिक्टिक सेक्शन एडेड. शुरू में 10,000 से कम श्लोक थे, मनुस्मृति ऐड होने की वजह से करीब 1 लाख श्लोक हो गए. सेज वेद व्यास ने इसको कंपोज किया है. सो दिस इज अबाउट योर चैप्टर. ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर बोर्ड एग्जाम, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का. अदरवाइज आई हैव टू थिंक कि मैं और बनाऊं भी या ना बनाऊं. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.